अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुर्रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं फार्माकोलॉजी का लेक्चर ले रहा हूं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ड्रग किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है और कौन कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, यानी कि किस चीज़ को हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब है, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एब्जॉर्प्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड। यानी कि जिस जगह हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि ड्रग को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम यानी कि किसी भी तरीके से हम अगर ड्रग दे रहे हैं, ड्रग से मुराद मेडिसिन दे रहे हैं, यानी कि अगर हम टैबलेट की फॉर्म में दे रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि ड्रग जो है वो जाएगी पहले स्टमक के अंदर, ठीक है। तो वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी, यानी कि ओरल रूट के थ्रू हम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंट्रानेज़ल दे रहे हैं, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था, इंट्रानेज़ल हम ड्रग दे सकते हैं, टॉपिकल दे सकते हैं। टॉपिकल से मुराद है कि सिर्फ स्किन के ऊपर जो है वो मेडिसिन को लगा दे। तो इस तरीके से जिस तरीके से भी हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग का जाना, ये क्या कहलाता है? ये ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। यानी कि जिस जगह हम ड्रग दे रहे हैं, उस जगह से ब्लड तक पहुँचने के अमल को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब रेट और एफिशिएंसी जो है, यानी कि कितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी या कितनी एफिशिएंट होगी, यानी कि कितनी ज़्यादा होगी, ये दोनों का मतलब सेम ही है, रेट एंड एफिशिएंसी। ये डिपेंड करती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कौन सा रूट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं कोई ना कोई, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अगर आप आईवी दे रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आईवी के अंदर आप डायरेक्ट ब्लड के अंदर जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सारी ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर पहुंचेगी। ठीक हो गया। तो इस केस में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन 100% होगी, यानी कि जो भी ड्रग आपने एडमिनिस्ट्रेट की वो सारी की सारी ब्लड के अंदर ही गई। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो ज़रा, अगर आप स्टमक के थ्रू दे रहे हैं तो क्या होगा कि स्टमक के अंदर मेडिसिन जाएगी, कुछ टूट जाएगी, कुछ ज़ाया हो जाएगी, कुछ फीसिस के थ्रू, यानी कि पखाने के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो उसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि रेट एंड एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी के केस में 100% होती है, और बाकी के केस जितने भी केसेस हैं, आईएम में भी इवन के वेरी करती है। आईएम में क्या होता है कि आपके मसल के अंदर ड्रग जाती है और वहाँ से ब्लड तक पहुँचना जो है वो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है, कुछ टिश्यूज़ के अंदर ही रह जाती है, यानी कि मसल के अंदर ही ड्रग रह जाती है, और कुछ जो है वो ब्लड के अंदर जाती है। लेकिन आप कह लो कि 100%, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है कि 100% जो है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? वो होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ आईवी के केस में। अच्छा जी, अगली जो हेडिंग है उसके अंदर ये बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट। देखो, आपको पहले मैंने बताया है कि ड्रग जो होती है वो अगर हम आईवी के केस में, इनके इंट्रावेनस से वेन के अंदर अगर हम इंजेक्शन लगाएं, उस केस में सारी की सारी ड्रग जो है वो आपकी ब्लड के अंदर ही जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर हम जीआईटी के थ्रू दें तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो वेरी करता है। लेकिन अब ये देखते हैं कि जीआईटी, इनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, हमारा जो पूरा निज़ाम इंहिज़ाम है, हज़म करने का जो इंतज़ाम है, या आप कह लो कि जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी पहले। अगर इसके थ्रू, क्योंकि इसके अंदर ब्लड नहीं होता, हमारा जो भी नाली है, खुराक की नाली, चाहे मैदा हो जाए, चाहे छोटी आंत हो जाए, बड़ी आंत हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के अंदर किसी भी जगह पे ब्लड नहीं होता। ठीक हो गया। ब्लड होता है इसके आसपास ब्लड कैपिलरीज में। अब वहाँ से ड्रग ने जाना है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। अभी कैसे जाएगी? तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीक़ाकार अडॉप्ट करती है, कुछ कुदरती फिनोमिना जो होते हैं उनको अडॉप्ट करती है, जिसमें से है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों के थ्रू जो है वो ड्रग जो है वो जीआईटी से निकल कर कहाँ जाती है? वो जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र आया है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। पैसिव नाम से ज़ाहिर हो रहा है जिसके अंदर कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, जो कि आसानी से काम हो जाएगा, जिस पे कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई ना कोई एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। इसकी मिसाल इस तरीके से मैं दूंगा, जैसा कि आप अगर मोटर चलाते हैं घर में, आपकी पानी वाली मोटर लगी हुई होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप मोटर का बटन ऑन करते हैं तो मोटर एनर्जी प्रोवाइड करती है पानी को पंप करने में। तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक मिसाल होगी, जिसके अंदर पानी जो है वो मोटर के ज़रिए, मोटर एनर्जी
लगाती है, जिसके ज़रिए पानी जो है वो ऊपर किसी भी वाटर टैंक के अंदर जो है वो आपका दाखिल होता है, चाहे वो चौथी मंजिल पे हो, 5th फ्लोर पर हो, जहाँ पर भी हो। अब ये तो होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मिसाल। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसी होगी कि ऊपर से टैंकी से नीचे पानी जो आता है उस पर आपको कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे कोई मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी खुद ब खुद जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है और वो नीचे की तरफ आता है। तो ये आप कह लो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की या पैसिव ट्रांसपोर्ट की मिसाल है। अब पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाना। हाई कंसंट्रेशन क्या मुराद है, फ़र्ज़ किया टैंकी वाले केस में अगर हम देखें तो टैंकी वाले केस के अंदर क्या है कि पानी ऊंची जगह पे पड़ा हुआ है, हाई कंसंट्रेशन या हाई एरिया पे पड़ा हुआ है, तो नीचे की तरफ क्या है, लो कंसंट्रेशन यानी कि कम ऊंचाई है, तो हाई से लो की तरफ जाना पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूव करना। वो तो ट्रांसपोर्ट की मिसाल थी। अब डिफ्यूजन के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूव करना, यानी कि आप ये कह लें कि अगर मैं एक जगह पे परफ्यूम करूं, परफ्यूम का पफ यानी कि बटन दबाऊं परफ्यूम वाले कोई भी शीशी का, तो जब जिस वक्त स्लो मोशन में आप इसको तसव्वुर करें कि जब जिस वक्त आपने बटन दबाया उस वक्त सामने वाली यानी कि परफ्यूम की बोतल के सामने वाली जगह पर क्या था, आप कह लो कि कंसंट्रेशन ज़्यादा थी मॉलिक्यूल्स की, और ऐसा ऐसा वो मूव करके पूरे कमरे में फैल गए। तो जहाँ पे जिस वक्त आपने स्प्रे किया था उस वक्त वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और उसके बाद पूरे कमरे के अंदर फैला, तो ये जो है वो लो कंसंट्रेशन थी। इस तरह पानी के मॉलिक्यूल्स भी इसी तरीके से मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाते हैं। अब ब्लड के अंदर क्या मिसाल होगी कि अगर आप कह लो कि ब्लड के अंदर ज़ाहिर सी बात है जब आपने मेडिसिन खाई तो ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की एरिया की तरफ चले जाएंगे। अब हम बुक की तरफ देख लेते हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस कोई भी अनआयनाइज्ड मोइटी, ड्रग की अनआयनाइज्ड मोइटी जो है वो उसका लिपिड मेम्ब्रेन से गुजरना, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसीलिए ड्रग का अनआयनाइज्ड होना इस केस में ज़रूरी है। अगर आयनाइज्ड होगी तो वो इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएगी। तो पहली बात है ड्रग अनआयनाइज्ड होगी। दूसरे नंबर पे क्या है कि वो लिपिड मेम्ब्रेन से आसानी से क्रॉस कर सके। तो फिर एक आगे जो केस आता है, मेन केस जो डेफिनेशन बनती है कि ड्रग का हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाना, दिस इज़ कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन। और बहुत सारी ड्रग, बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी ना इस्तेमाल करनी पड़े ड्रग को ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने के लिए। तो हम अमूमन जो मेडिसिन है वो आप कह लो कि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो हमारे ब्लड के अंदर जा सके हम वैसे ही बनाते हैं। अब खुद सोचो कि इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट है, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट है। इसके अलावा ये एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होगी, तो ये आपने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP जो है ये एनर्जी करेंसी है। जब ये टूटती मतलब हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि पानी की मौजूदगी में टूटना, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर जब ATP पानी की मौजूदगी में टूटेगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी क्या करेगी, ड्रग को लो कंसंट्रेशन से जो है वो हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कराएगी। यानी कि ड्रग जो है ब्लड के अंदर पहले से कंसंट्रेशन किसी चीज़ की ज़्यादा है, या आप कह लो कि वो ऊंचाई पे जैसे किसी भी चीज़ को चढ़ाना है, बिल्कुल उसी तरीके का मैकेनिज़्म होगा कि ड्रग को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करवाया जाएगा। और ये चीज़ क्या होगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बतदरीज बढ़ना या कम होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब कोई चीज़ बतदरीज बढ़ रही है, ठीक है, जैसे पहाड़ की ऊंचाई होती है तो पहाड़ की ऊंचाई जो होती है वो ऐसा ऐसा बढ़ती है, जैसे कि पहले कम ऊंचाई होती है, फिर आगे जैसे बढ़ता है तो बंदा ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो आप कह लो कि एक तरह का ग्रेडियंट बनता है, जैसे कि कलर का ग्रेडियंट्स भी होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, फ़र्ज़ किया कि आप एक इमेजिन करो कि एक पत्थर को आपने
ऊपर से फेंका है पहाड़ की चोटी से, तो पैसिव डिफ्यूजन होगी। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि आप धक्का लगा के एक पत्थर को मेहनत के साथ उसको पहाड़ के ऊपर चढ़ा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरी बाकी वीडियोज़ भी देखते जाएं। अभी मैं तरतीब से ही बना रहा हूँ वीडियोज़, दरमियान में मैं मतलब कि ऐसा नहीं कि रैंडम कोई वीडियो नहीं है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।